हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल। तो आज के वीडियो में हम अप्रैल 26 से लेकर 30 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हमने टोटल 36 क्वेश्चंस को जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो 37th क्वेश्चन होगा। So our question is, what is exercise Akraman primarily focused on? So after the attack of पहलगाम, जो कि कश्मीर में जो अटैक हुआ उसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण को जो है कंडक्ट किया गया। एंड अगर आप ऑप्शंस के थ्रू देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, एयर डोमिनेंस एंड जॉइंट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज इज द राइट आंसर। सो इसको जो है इन द सेंट्रल सेक्टर, सो जो तिब्बतन बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया। एंड इसमें जो है एडवांस्ड फाइटर जेट्स को जो है यूज़ किया गया, लाइक राफेल्स एंड Su-30 MKI एयरक्राफ्ट्स को। एंड इस एक्सरसाइज का एम था टू एनहांस कम्बैट प्रिपेयरनेस एंड ट्रेस्पिसेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड म्यूनिशंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज आक्रमण। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद जो है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे। सो फर्स्ट अगर हम देखें पीएम मित्रा पार्क्स के बारे में तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। सो ये जो है फुल फॉर्म आप इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। एंड ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो अंडर है ये आता है। पीएम मित्रा पार्क्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है। एंड इसका एम है टू इस्टेब्लिश 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अक्रॉस कंट्री। ओके, सो इंस्पायर्ड बाय 5F विजन से जो है इंस्पायर्ड है। इसका मतलब है कि 5 Fs आएंगे इसमें। तो पहला F है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। ओके, सो पहले जो है कॉटन या उलन हो गया, उसकी फार्मिंग की जाएगी एंड उसको जो है फाइबर में कन्वर्ट करेंगे। फिर आता है फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो है फैब्रिक को बनाया जाएगा एंड उसको जो है फिर फैशन यानी कि डिज़ाइन किया जाएगा एंड इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ओके, फॉरेन मतलब एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो दीज पार्क्स विल इंटीग्रेट एंटायर जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, जो हमने देखा फार्म से लेके जो एक्सपोर्ट तक है, ये सारा जो है एक ही पार्क में जो है होने वाला है। एंड लाइक स्पिनिंग एंड वीविंग से लेके टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑल इन वन लोकेशन। तो अगर हम 7 मित्रा पार्क्स को देखें तो कौन से इसकी लोकेशन है इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में बनाने वाले हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। एंड नेक्स्ट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, मध्य प्रदेश में जो है इसको बनाने वाले हैं। सो यहाँ जो है इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड। तो इन दोनों के बारे में आपको जानना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम ग्रीन फील्ड की बात करें तो अगर आप मान लो कि कोई एरिया है जहाँ पे जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सो वहाँ पे जो है फ्रॉम स्क्रैच से क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। तो उसको जो है हम कहेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ओके, फ्रॉम स्क्रैच से जो है शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी। सो अगर हम ब्राउन फील्ड की बात करें तो ये जो है एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑलरेडी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड उस एरिया को यूज़ करके जो है वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। ओके, सो ये जो है छोटा सा डिफरेंस है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में, तो आप याद रख लेना। एंड जो भी 7 पीएम मित्रा पार्क्स थे उनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड उनके स्टेट्स जो हैं वो लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कहाँ पे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को बनाने वाले हैं, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, एंड बाकी के जो सारे हैं वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। सो अभी जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीएम मित्रा पार्क्स। तो अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो स्टेटमेंट ये क्या है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। सो विच इज़ ट्रू, हमने देखा कि ये जो है टेक्सटाइल सेक्टर को जो है बूस्ट करने का काम जो है पीएम मित्रा पार्क्स करने वाले हैं, तो विच इज़ ट्रू। सो अगर हम स्टेटमेंट बी देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पीएम मित्रा पार्क्स। ओके, सो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, तो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है आ जाता है। तो ऑप्शन बी जो है, तो स्टेटमेंट बी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा ओनली ए इज़ द आंसर। ओके,
So let's move on to the next question. So next question is, what is the government's vision for insurance in India by 2047? तो 2047 का इंडिया का विजन क्या है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, ओके, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना सभी को. सो इसके रिगार्डिंग जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया ने प्रपोज किया है कि इसको जो है FDI को इंक्रीज़ करेंगे टू 100%. एंड अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये अभी है 74%. सो it aims to attract more foreign investment, enhance competition and improve insurance penetration across the country. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हाट रोल डज गोल्ड प्ले इन इंडियाज़ इकोनॉमी? सो इंडियन इकोनॉमी में जो है गोल्ड का रोल क्या, गोल्ड जो है क्या रोल प्ले करता है? तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए, इट इज़ यूज्ड एज ए प्राइमरी करेंसी. या ऑप्शन बी, इट सर्व्स एज ए हेज अगेंस्ट inflation and a key component of foreign exchange reserves. Your option C, it is primarily used for industrial purposes. Your option D, it is only used for ज्वेलरी प्रोडक्शन. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, इट सर्व्स एज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अ की कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ये जो है इन्फ्लेशन को जो है इन्फ्लेशन से बचाने की जो है ये गोल्ड जो है रोल प्ले करता है. एंड ये जो है की कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, इसमें आ जाता है फॉरेन करेंसी एसेट्स आ जाते हैं. एंड इसमें जो है गोल्ड भी होता है. सो अभी हमने देखा कि ये जो है की कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच इज़ गोल्ड आ जाता है. एंड इसमें आ जाते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांचे पोजिशन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कवर कर लेते हैं. रिसेंटली जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सॉरी, जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो हो चुके हैं 879.6 टन्स. तो एर्लियर जो है प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये थे गोल्ड रिजर्व्स 822.1 टन्स. तो प्रेजेंट जो है कितने टन्स हो चुके हैं ये आप याद रख लेना. एंड RBI जो है सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर है ग्लोबली इन 2024 आफ्टर पोलैंड के बाद जो है, जो पोलैंड के बाद हमारी जो कंट्री है वो सेकेंड पोजीशन में है इंपोर्ट करने में गोल्ड को. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हैज़ बीन एक्टिवली इंक्रीजिंग इट्स गोल्ड रिजर्व्स को जो है इंक्रीज़ किया है. तो ये जो अभी है एज ऑफ मार्च 2025 गोल्ड रिजर्व जो है हमारे हो चुके हैं 879.6 टन्स. एंड अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर में थे ये 822.1 टन्स. एंड इसके जो है कितना इंक्रीज़ हुआ है 57.5 टन्स जो है इंक्रीज़ हुआ है. सो RBI जो है सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर है ग्लोबली इन 2024 आफ्टर पोलैंड. सो ये भी जो है ये जो गोल्ड रिजर्व्स का डेटा है इसको रिलीज़ किया गया है बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल. एंड ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में. एंड इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं लंदन UK में है. एंड गोल्ड रिजर्व्स में जो फर्स्ट पोजीशन में है वो USA है. एंड फर्स्ट पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रख लेना. एंड सेकेंड पोजीशन में है जर्मनी एंड थर्ड में है इटली. सो फर्स्ट थ्री और इम्पॉर्टेंट USA, जर्मनी एंड इटली. सो इंडिया जो है वो 6th पोजीशन में है. ओके, एंड हमने देखा कि कितने टन्स है 879.6 टन्स. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ जापान्स ओहिसामा प्रोजेक्ट? तो अगर रिसेंटली आपने न्यूज़ को कवर किया है तो आप जो है इसको इजीली जो है आंसर कर पाओगे. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम स्पेस इज़ द राइट आंसर. तो अगर हम जापान ओहिसामा प्रोजेक्ट की बात करें, ये जो है सैटेलाइट, इसमें सैटेलाइट विद सोलर पैनल्स जो है कलेक्ट करेगा ये सनलाइट. एंड उस सनलाइट को कन्वर्ट करेगा इनटू माइक्रोवेव्स में जो है वो कन्वर्ट करेगा. ये जो आप यहाँ पे सैटेलाइट देख सकते हो, तो ये जो है सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए जाएंगे. एंड जो भी सनलाइट है इसको जो है कन्वर्ट करेगा टू माइक्रोवेव्स. ये जो माइक्रोवेव्स हैं इसको ट्रांसमिट किया जाएगा टू अर्थ फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सो अर्थ में रीच होने के बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी में जो है कन्वर्ट किया जाएगा. एंड ये जो है एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल एंड कांस्टेंट एनर्जी सोर्स टू कम्बैट क्लाइमेट. सैंचित ऐप, तो इसको जो है डेवलप किया गया है बाय नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. एंड इस ऐप में जो है
प्रोवाइड किया जाएगा जो भी नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स हैं सच एज फ्लड्स एंड साइक्लोन्स अर्थक्वेक्स के बारे में जो भी अलर्ट्स हैं उसको जो है प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस ऐप। एंड इसमें जो है it also includes safety not only alerts बट इट ऑल्सो इंक्लूड सेफ्टी गाइडलाइंस जो हैं वो भी इसमें जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड वेदर फोरकास्ट फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो ये जो ऐप है ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है ये अवेलेबल है। सो जैसे कि हमने टॉपिक को जो है वो कवर किया सांचत ऐप के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो रिसेंटली पीएम मोदी मेंशन्ड द सांचत ऐप ड्यूरिंग हिज मन की बात एड्रेस ऑन April 27 एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो जैसे कि हमने देखा तो इसको डेवलप किया गया है बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप इजीली जो है इसको मार्क कर सकते हो अगर आपको इसका जो आंसर है वो पता हो तो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोमास सैटेलाइट के बारे में। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इसका जो एम है एट स्टडिंग एर्थ फॉरेस्ट एंड देयर रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल में जो एर्थ के जो भी फॉरेस्ट हैं उनका रोल क्या है, इसको जो है स्टडी करने का काम जो है वो बायोमास सैटेलाइट करने वाला है। एंड इसका जो मिशन ऑब्जेक्टिव है जैसे कि हमने देखा टू मेजर फॉरेस्ट बायोमास एंड मॉनिटर कार्बन स्टोरेज एंड एमिशंस। सो इसमें जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो आप यहाँ पे ये जो है इसका नाम है पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये जो है फर्स्ट सैटेलाइट है टू यूज़ दिस। सो पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर को यूज़ करने वाला ये पहला सैटेलाइट है जिसका नाम है बायोमास सैटेलाइट। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय वेगा सी रॉकेट फ्रॉम यूरोप्स स्पेस पोर्ट इन कोराउ फ्रेंच गिनिया। सो ये जो लॉन्च व्हीकल है ये जो रॉकेट है इसको आप याद रखना वेगा सी रॉकेट। एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, हेल्थ ट्रैक डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो है ये ट्रैक करेगा। एंड ग्लोबल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट अब्जॉर्ब अबाउट 8 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एनुअली मेकिंग देम क्रूशियल इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। सो ये जो है बायोमास सैटेलाइट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने कवर कर लिया है। तो अभी हम क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। सो अगर हम क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। सो अगर ऑप्शंस के थ्रू देखें सो इसका जो राइट आंसर होगा तो यहाँ पे हमने तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉरेस्ट अब्जॉर्ब अबाउट 8 बिलियन टन्स ऑफ CO2, तो वही सिग्निफिकेंस है इसका। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट अब्जॉर्ब अबाउट 8 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एनुअली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन कगार। सो अगर हम ऑपरेशन कगार की बात करें तो ये जो है इसको लॉन्च किया गया था इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एंड झारखंड में टू एलिमिनेट माओइस्ट। तो जो भी नक्सलिज्म है उसको एंड करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो एरियाज हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एंड झारखंड, तो इन स्टेट में कुछ एरियाज ऐसी हैं जो कि रेड कॉरिडोर में आती हैं, तो जहाँ पे नक्सलिज्म जो है वो ज़्यादा है। तो वो सारे रीजन्स में जो है इस ऑपरेशन कगार को जो है लॉन्च किया गया है। एंड इंडिया का टारगेट है कि ये जो है नक्सलिज्म को एंड करना चाहता है बाय March 31, 2026। तो ये जो टारगेट है इम्पॉर्टेंट है, सो नोट डाउन कर लेना आप। सो अभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन कगार। तो ये हमने देखा कि ये जो है माओइस्ट से रिलेटेड है, नक्सलिज्म से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, टू कम्बाट Maoist insurgency in the red corridor is the right answer. ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन। तो ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट जो है वो दी जाएंगी कंपनीज को हु आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड मीट स्ट्रिक्ट एमिशन क्राइटेरिया। तो एमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो ये जो है पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जो है सिर्फ और सिर्फ 2 kg ऑफ CO2 को जो है एमिट कर सकते हैं। तो ऐसी जो कंपनीज है वो जो है इनको मिलेगा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन। ओके, सो इसमें जो है अगर हम सर्टिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो है वेरिफिकेशन होगा बाय एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सो एलिजिबिलिटी के बाद जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की,
तो ये जो है सर्टिफाइड ग्रीन हाइड्रोजन विल बिकम अ ट्रेडेबल एसेट इन इंडियाज कार्बन मार्केट सेट टू लॉन्च। सो इंडिया ने जो है ऑलरेडी साइन किया है कुछ अग्रीमेंट्स को टू सप्लाई ओवर 4 लाख टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरावेटिव्स लाइक ग्रीन अमोनिया टू जापान। एंड इसी के साथ जो है इस स्कीम को लॉन्च करके इंडिया का जो पोजीशन है एज ए ग्लोबल लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन विल सपोर्टिंग MSMEs एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल अडॉप्शन। सो इंडिया का एम है कि टू प्रोड्यूस 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर बाय 2030 तक जो है इंडिया का टारगेट है कि ये जो है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना चाहता है। एंड इसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने जो बजट है इसको एलोकेट किया गया है 19,744 करोड़। एंड इंडिया के जो है टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है वह 125 गीगावाट तक जो है ये करना चाहता है। एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी अग्रीमेंट्स जो कि हमने ऑलरेडी देखा कि टू सप्लाई 4.12 लाख टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरावेटिव्स टू जापान एंड सिंगापुर। ओके, सो कौन से कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने जो है अग्रीमेंट साइन किया है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको एक्सपोर्ट करेगा, तो आप याद रख लेना जापान एंड सिंगापुर। ओके, सो अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थ्रेशोल्ड फॉर हाइड्रोजन टू बी सर्टिफाइड एज ग्रीन अंडर इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। सो जैसे कि हमने देखा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी 2 kg ऑफ CO2 पर kg ऑफ हाइड्रोजन इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने अप्रैल 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने MCQ के थ्रू जो है कवर कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।